हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग रेत की मछली उपन्यास कांता भारती द्वारा प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक उपन्यास रेत की मछली का अध्याय 7 सुनेंगे आप लोगों के साथ। तो चलिए आप लोग भी सुनिएगा। बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। रेत की मछली उपन्यास कांता भारती द्वारा रचित भाग 7। शोभन यूनिवर्सिटी से लौटे तो हर तरफ का प्रबंध कर चुके थे। बैंक से पैसे निकलवा लिए थे, छुट्टी की अर्जी दे दी थी और सफ़र के लिए आवश्यक छोटा मोटा सामान खरीद लिया था। कोई सीधी बात सफ़र के बारे में नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने यह निर्णय कर लिया था कि कलकत्ते जाना होगा और तुरंत जाना होगा। मेरी सहमति उन्होंने नहीं ली थी, लेने का प्रयत्न भी नहीं किया था, लेकिन मुझे यह अच्छा ही लगा। ठीक ही हुआ कि उन्होंने सहमति लेने का प्रयत्न नहीं किया। हाँ, मेरे मन में एक आशंका थी कि वह स्वतः वे अकेले ही वहाँ जाना चाहेंगे, लेकिन यह आशंका जल्दी ही दूर हो गई। मेरे लिए वे दवाओं का कुछ शीशियाँ लाए थे और इसके अलावा सफ़र के काम आने वाली कुछ अन्य चीज़ें भी। आते ही बोले, मैंने 2 सीटें रिजर्व करवा ली है, तैयारी जल्दी ही कर डालो। इसके आगे किसी आशंका को मैंने मन में स्थान नहीं दिया। संतुष्ट हुई कि शोभन ने एक पक्षीय फैसला नहीं किया। तैयारी करते करते मैंने एक अनचाहा विरोध प्रकट करते हुए कहना चाहा, एक ही महीना तो रह गया है, ऐसी हालात में इतना लंबा सफ़र। शोभन ने बात तुरंत काट दी। कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूँ, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर का भी यही ख्याल है। डॉक्टर से अपने बात की थी? हाँ, मैंने फ़ोन किया था, उनसे पूछ लिया है। उनसे कहा है कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, बस दवाइयाँ नियम से खाते रहें। शाम होते होते सफ़र की तैयारी पूरी हो गई। तैयारी ज़्यादा बड़ी होनी भी नहीं थी। शोभन बहुत अधिक उद्विग्न और गंभीर थे। मीनल से मिलने की खुशी भी नहीं थी, बल्कि इस बात की आशंका उन्हें घेरे हुए थी कि मीनल होगी कैसी, सकुशल तो होगी। उसके पत्र में लिखा था कि उसे रक्त की उल्टियाँ होती है और बुखार उतरता ही नहीं है, शरीर जर्जर हो गया है। उसका चेहरा देखकर लगता था कि जैसे वह स्वयं वाक्य उनके आंखों से टपक आएंगे। रक्त कमल को बचाने के लिए अपना सर्व खून लगा दूंगा और तब भी ना बचा सका तो टूट जाऊंगा। उस समय मेरे मन में कायरता भरा एक दर्द मात्र ही उभरा था, उससे अधिक कुछ नहीं। यद्यपि यह भी नहीं सही है कि उस वाक्य के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है। दर्द नहीं, बल्कि हृदय के चित्कार फूटना चाहिए था। गाड़ी जब तक हावड़ा स्टेशन तक पहुंची, हम लोगों ने बातें बहुत ही कम की। सच तो यह है कि बातों का केवल विषय ही नहीं था, जो एक विषय संभव था वह अत्यंत दुखद था। मीनल के बारे में बात करते हुए मन सहमता था। स्टेशन आने से पहले ही शोभन से सामान जल्दी समेट लिया। हमें मालूम था कि मीनल आज स्टेशन पर स्वागत के लिए नहीं आ सकी होगी, फिर भी अनायास हमने प्लेटफॉर्म पर निगाहें दौड़ाई। शोभन सहसा बहुत उदास होकर नीचे उतर आए। आशंका वे स्थान पर उनके चेहरे की दुश्चिंताएं छाया की एक तरफ हर एक उभरती जा रही थी। सफ़र के कारण चेहरा और न जाने कैसा हो गया था। किस तरह कूली किया, कैसे टैक्सी स्टैंड तक पहुँचे और फिर कैसे मीनल के घर तक आए, यह तो पता ही नहीं लगा। टैक्सी रुकते ही बहदवास से शोभन टैक्सी से उतरते और झपटते हुए अंदर चले गए। टैक्सी ड्राइवर से सामान उठाकर नीचे रखा। मैंने उसे पैसे दिए और टैक्सी चली गई। सामान नहीं छोड़ूं या नहीं, यह सोचती हुई थोड़ी देर में वहीं रुक रही। बाहर सामान छोड़ना नहीं चाहती थी और अकेली खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मन खींच आया। किसी तरह छोटी अटैची हाथ में उठाई और अंदर आई। मीनल कमरे के एक कोने में पलंग में लेटी थी। पलंग के पास कुर्सी और उसकी कोई छात्रा बैठी थी और शोभन पलंग के एक किनारे बैठे उसका माथा सहला रहे थे। मुझे देखा तो लज्जित हो आए और उठते हुए बोले, अरे तुम बैठो कुंतल, मैं सामान बाहर से लाता हूँ। कहकर वे तेजी से बाहर चले गए। पलंग पर लेटी हुई बेहद दुबली मीनल का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। मुझे देखकर उसने उठाना चाहा, लेकिन मैंने रोक दिया। उसका हाथ छूते ही मैं सहम गई। उसे बहुत तेज बुखार था।
उसका माथा जल रहा था और होंठ नीले हो आए थे। मैं इतना ही पूछ सकी, कैसी हो मीनल? मीनल ने कुछ कहना चाहा लेकिन बोल नहीं पाई। अचानक खांसी बहुत तेज ऊपर आई। खांसते खांसते वह आधी उठ गई। मुझे कुछ सूझ नहीं पाया। मैं जल्दी जल्दी उसके पीठ सहलाने लगी। तभी खांसी के साथ उसे उल्टी आ गई। रोकते रोकते भी मेरी अंजूरी रक्त से भर गई। मेरा मन काँप उठा। मैंने कतार होकर मीनल की छात्रा की ओर देखा। भयभीत छात्रा को स्थिति समझते देर ना लगी। तेजी से उठकर बाहर जाते हुए उसने कहा, आप ठहरिए, मैं पानी लाती हूँ। तभी सामान दोनों हाथों से उठाए हुए शोभन अंदर आए। इतना रक्त देखते ही उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मैंने कहा, किसी डॉक्टर को बुला लीजिए, जल्दी कीजिए। शोभन ने कुछ कहना चाहा लेकिन उसकी आवाज़ भरा आई गई। वे तुरंत बाहर चले गए। कोई 15 मिनट बाद वे डॉक्टर को लेकर अंदर आए। मीनल को देखकर डॉक्टर स्वयं अवाक रह गए। परीक्षा करने के बाद उसने मीनल को 2 इंजेक्शन लगाए और कहा कि इसे लगातार बर्फ चूसने को दीजिए। जाते जाते उसने हम दोनों को बाहर बुलाया। चिंता और सहानुभूति भरे शब्दों में उसने कहा, मरीज की हालत अच्छी नहीं है, मुझे क्षमा कीजिएगा, यह आपकी वाइफ है? शोभन ने कहा, नहीं, वो मेरी मित्र है, मेरी पत्नी ये है कुंतल। शोभन ने मेरी ओर संकेत किया। ओह, तो हम आपको सलाह देंगे। आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत डेलिकेट है, आप इनको मरीज से अलग रखिए। मैंने सुनकर मुंह नीचा कर लिया। शोभन ने फीस देकर दवाओं का पर्चा हाथ में ले लिया। सफ़र की थकावट मेरे पोर पोर से भरी हुई थी और ऊपर से मीनल की ऐसी दशा देखकर मन खराब हुआ आया। फिर भी अपने ऊपर नियंत्रण करके मैं मीनल के पास बैठी रही। शोभन दवाइयाँ, बर्फ और बहुत सा फल लेकर वापस लौटे। मीनल को सहज होने में बहुत समय लगा। रह रहकर खांसी उभर आती थी। एक बार खून की उल्टी फिर हुई। रात तक खांसी शांत हो जाने के बावजूद बुखार बहुत तेज हो गया था। शोभन बराबर बर्फ और पानी से भींगी हुई पट्टी उनके सिर पर रखते रहे। काफ़ी रात गए शोभन को मेरा ध्यान आया। बोले, तुम रात में भी ठीक से नहीं सोई थी और अभी खाना भी नहीं खाया है। ऐसी अवस्था में ऐसा ठीक नहीं है। जाओ, हाथ मुँह धो लो और खाना खाकर सो जाओ। रात में डॉक्टर दोबारा आया। मीनल को 1 इंजेक्शन और दिया गया और कुछ हिदायतें देकर वो चला गया। मीनल को बीच बीच में तेज बुखार हो जाता था। निरंतर 5 दिन तक यह स्थिति रही। शोभन ने यूनिवर्सिटी को तार देकर अपनी छुट्टी का बढ़ावा ली, लेकिन अब मीनल की हालत में काफ़ी सुधार हो आया था। छठे रोज हम दोनों से अधिक % स्वयं डॉक्टर ही था। कितनी ही बार उसने यह कहा था कि मीनल की तबीयत उसकी दवा से ठीक हुई। हम लोग स्वयं भी यही मानते थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर जैसे आशातीत प्रशंसा सुनना चाहते थे। उस दिन शोभन ने कहा, कुंतल, मेरा ख्याल है हम लोग इलाहाबाद लौट चले, क्योंकि मीनल की हालत अब काफ़ी सुधर चली है। मीनल अब सफ़र कर सकती है। अब इलाहाबाद में रहेगी तो उसके आगे का इलाज ज़्यादा अच्छा हो सकेगा। डॉक्टर स्वयं भी यह कह रहा था कि कलकत्ते की जलवायु मीनल के अनुकूल नहीं है। मीनल को वापस इलाहाबाद ले जाने के लिए काफ़ी इंतजाम करना पड़ा। इस बात का डर था कि उसकी हालत रास्ते में बिगड़ न जाए, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सफ़र में कोई कठिनाई नहीं हुई। मीनल के स्वास्थ्य में किसी भी तरह की गिरावट नज़र नहीं आई, बल्कि पीलेपन के बावजूद चेहरे में थोड़ी सी खुशी ही झलक रही थी। शोभन के आग्रह पर इलाहाबाद तक अधिकतर वह सोती ही आई। घर तक पहुँचने पर शोभन ने सबसे पहला काम यह किया कि अपने परिवार को पुराने परिचित डॉक्टर को बुला लाए। अरे भाई, किधर है कुंतल जी? घर के अंदर प्रवेश करते ही डॉक्टर साहब ने ऊंची आवाज़ में कहा। मैं सामने ही मिल गई। भारी बिस्तर को घसीटकर बेडरूम में पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। अरे, यह क्या कर रही हैं आप? डॉक्टर साहब ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा। इस तरह आप तो सुसाइड कमिट कर लेगी। ऐसे सामान आप क्यों उठाती हैं? मैंने लज्जित होकर हॉल डॉल छोड़ दिया। मैंने उन्हें नमस्कार किया। नमस्कार का उत्तर देकर उन्होंने तुरंत कहा, देखिए साहब, इस तरह की गड़बड़ करने पर डॉक्टर क्या भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा कुंतल जी, अब आप चलिए, मैं चेक आपका कर लूँ।
इस बीच मैंने देखा शोभन चुपचाप जैसे अवाक से खड़े हुए मुझे और डॉक्टर साहब को देखे जा रहे थे। मैंने कमजोर स्वर में कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। शोभन को जैसे सहारा मिला, तेजी के बीच से आकर बोले, डॉक्टर साहब बात यह है कि वो मीनल हमारे साथ आई है, उसे कुछ तकलीफ है। मीनल? डॉक्टर साहब आश्चर्य से पूछा। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बहन है, कलकत्ते से आई है, उसे टीबी है। ए भगवान, डॉक्टर साहब ने आशंकित होकर कहा। ऐसे मौके में मेरा मतलब है कुंतल जी की ऐसी हालत है और आप घर में टीबी की मरीज ले आए, उसे सेनोटेटियम क्यों नहीं ले गए? शोभन सफाई नहीं दे पाए, किसी तरह बात काटकर बोले, डॉक्टर साहब आप जरा देख तो लीजिए, मैं जानता हूँ वह आपके ही इलाज से ठीक होगी। डॉक्टर साहब शोभन के पीछे पीछे सीढ़ियों से होकर ऊपर नीले कमरे की ओर चले गए। मैं किसी सीमा तक उपेक्षा से अपमानित वहाँ खड़ी रही और उसके बाद जैसे जिद में आकर डॉक्टर साहब की बात को भूलकर भारी होल डाल घसीटकर अंदर ले चली। मीनल के लिए ढेर से फल और दवाइयाँ और शोभन का सनी से नीला कमरा भरा भरा लगने लगा। लेकिन वह कमरा जितना ही भरा लग रहा था उतना ही अधिक मेरा मन खाली था। मैं धीरे धीरे अपने ही संसार में निवर्सित की जा रही थी। बल्कि शोभन ने मुझे सलाह भी दी थी कि मैं जहाँ तक हो सके सीढ़ियाँ ना चढ़ूँ। इस सलाह के पीछे जो भी हो इतना अवश्य है कि मेरे मन में एक विद्रोह उभर आया था। मुझे लगने लगा था कि यह सलाह केवल शुभकामनाएं के लिए नहीं है, यह सलाह जानबूझकर मुझे अपने नीले कमरे से अलग रखने के लिए दी जा रही है। एक बार मन करता था कि उस नीले कमरे में जाना हमेशा के लिए छोड़ दूं। दूसरी बार मन में यह आता था जो मेरा अधिकार है उसे मैं बलात् ही अपने हाथ से कर लूं। किसी तरह दीवारों के सहारे लेकर मैं सीढ़ियाँ चढ़ती और नीले कमरे तक पहुंच जाती। अक्सर मैं देखती थी हल्की चादर ओढ़े हुए मीनल पलंग पर लेटी थी और शोभन उसके ऊपर झुके हुए उससे बातें कर रहे थे। मुझे देखकर जैसे थोड़ा सा सावधान हो जाते थे और मुझे सीढ़ियाँ ना चढ़ने की हिदायत देकर फिर बातें में तल्लीन हो जाते थे। मन बहुत अधिक जलता था। रोए रोए में क्षोभ और कप्पन दौड़ जाता था। यह ऊपर ना जाने की हिदायत किसके लिए है आखिर? मेरे लिए या मीनल के लिए? क्यों दी जाती है यह हिदायत? मेरे और शोभन के बीच क्या जंगली लतर का पर्दा नहीं खींचती जा रही है? ऐसी ही एक वर्जना के बाद उत्पन्न विद्रोह के सहारे में एक दिन नीले कमरे तक सीढ़ियाँ चढ़ कर गई। उतनी देर तक अपने आप को सीधे रही, लेकिन ऊपर पहुँचते पहुँचते चक्कर आ गया। लगा आंखें बंद नहीं करूँगी तो शायद चक्कर खाकर सीढ़ियों से जा गिरूँगी। कमरे के अंदर बढ़कर अनुमान से हाथ बढ़ाकर मैंने दीवार थाम ली और तब आंखें खोली। दृश्य स्पष्ट नहीं थे, ऐसा लगता था हर चीज़ पानी के अंदर तैर रही हो। शोभन ने मेरी उपस्थिति का पता चल गया था, लेकिन उस एक क्षण में शोभन को सावधान होते होते मुझे बहुत कुछ दिखाई दे गया। शोभन और मीनल समान स्थिति में नहीं थे। मेरे कंठ में स्वतः एक दबी हुई चीख निकल गई। शोभन उसी स्थिति में पलंग से नीचे उतरे। झटपटाकर उन्होंने बाहें थाम लिया। सिर इस तरह घूम रहा था कि चाहकर भी मैं प्रतिवाद ना कर पाई। सहारा देकर वे मुझे पलंग तक ले गए। मेरे शरीर से पसीना छूट रहा था। शोभन जैसे बहुत सहृदय होकर बोले, मैंने तुम्हें मना किया था तुम सीढ़ियाँ मत चढ़ो, तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे अभी भी चक्कर आए जा रहे थे। खुलकर बंद होती हुई आंखों से मैंने इतना अवश्य देखा था कि मीनल एक चादर लपेटे हुए पलंग की दूसरी ओर मुंह किए लेटे थे। चादर में शरीर जितना हिस्सा दिख रहा था उससे लगता था कि वह बिल्कुल निश्वासना है। उसके उस रूप में कोई प्रतिक्रिया देने योग्य मन स्थिति नहीं थी। बेहद चिंता और नाटक करते हुए शोभन ने मेरी गर्दन, बाँ और कमर को बार बार छुआ। तुम तो बिल्कुल पसीने से भीग गई हो कुंतल। यातना के उस असहाय और अछोर रेगिस्तान के बीच उसका वह छोटा सा स्पर्श भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने शोभन के हाथ को रोकना चाहा, लेकिन मैं अशक्त हो चुकी थी। उन्होंने गर्मी और पसीने के पर्दा खड़ा करके मेरे ऊपर से कपड़े उतार दिए। संभवतः कुछ महीने का ही अंतराल रहा होगा, लेकिन अपने सीने पर उनका वह स्पर्श जैसे बरसों के बाद महसूस हुआ। पलंग पर मीनल की ओर कुछ आहट हुई। उसने करवट बदली थी। करवट बदलकर स्वतः उसने देखा भी होगा। शोभन ने मुझे कंधों में समेट लिया। उसका शरीर उत्तेजना से काँप रहा था। एक गहरे चुम्बन के बाद उन्होंने मेरे कान पे कुछ कहा। आधी बेहोशी की अवस्था में सुन नहीं पाई। उन्होंने
मेरे दोनों पैरों पलंग पर खींच लिए। उनकी दोनों हथेलियाँ गर्म और तपती हुई मैंने अपने पैरों और कमर पर महसूस की। नहीं शोभन नहीं, मैंने अस्फुट स्वर में कहा। उत्तर में शोभन ने भी कुछ कहा, लेकिन उसी तरह अधलेटे उन्होंने मीनल को अपने निकट खींच लिया। जल्दी में मीनल ने जो चादर लपेटी थी वह कुछ ज़्यादा ही उलझ गई। शोभन ने उसे खींचा होगा, मैंने महसूस किया, क्योंकि मीनल का दबा हुआ प्रतिवाद सुनाई दिया। लेकिन वह अंतिम प्रतिवाद सा, सिर का चकराना, अब कुछ कम हो गया था। अपने अनावृत होने का ध्यान उभर आया। मैंने अलग हटाना चाहा, लेकिन शोभन ने हटने नहीं दिया। मीनल को उन्होंने इस तरह खींचा कि उसका सिर मेरी गोद में आ गया और उसकी एक बार मेरे पैरों की दूसरी ओर आकर उलझ गई। यह भी असंभव है कि मीनल ने जानबूझकर वह बाँह उलझा ली हो। शोभन किसी लोलूप की तरह उस पर झुक गए। मीनल का उघड़ा हुआ शरीर किसी सफ़ेद मछली की तरह फैला हुआ था। उसके संकोच का शीशा गिरकर टूट गया था। शोभन का दूसरा हाथ उसकी छातियों पर तक पहुंचा था और एक नई यातना ने मुझे घेर लिया। शोभन के चेहरे में उन्माद उतर आया था। उनकी आंखों में विचित्र नशा चढ़ा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई पशु झांक रहा है। मीनल के पोर पोर से उन्मुक्त की तरह चुभते हुए उन्होंने मेरी बाँह खींची। प्रतिरोध में एक छनछनाहट मेरी सिराओं में भर गई। वह सोन मछली, वह मीनल कौन थी? शोभन की उस रक्त कमल के पिछले वर्ष राखी बांधी थी शोभन की कलाई पर। मैंने प्रतिवाद के बीच काटते हुए शोभन को बहुत धीमे स्वर में कहा, एकात्म हो जाने दो कुंतल, हम सब आओ एकात्म हो जाएं। मैं, मीनल, तुम, हम सब में उस सुख को बहने दो। उनकी आंखों का पशु बाहर आ गया था। अपने आप को समेटकर वह मीनल के ऊपर आए। मीनल की उंगलियां मेरी बाह में कसकर चुभ गई और उसकी एक गहरी सिसकिली मीनल जैसे एक उफान भरा हुआ समुद्र बन गई थी और बार बार ऊंची लहरें उठ रही थी। शोभन ने उसके वक्ष को मसलते हुए सहसा जोर से उसे खींच लिया। मीनल के कंठ में एक दबी हुई चीख निकली। वे दोनों पसीने से नहा गए थे। थोड़ी देर जयो को त्यों हाँफने के बाद मीनल को जैसे अचानक होश आ गया। वह छटपटाकर अपने आप को ढकने के लिए चादर खोजने लगी, लेकिन उस चादर में अब छुपा क्या सकती है? सत्य इतना बड़ा था जिसे दुनिया की कोई भी चादर अब छुपा नहीं सकती थी। उस शाम तक दर्द बहुत बढ़ गया। उस दिन शाम तक दर्द बहुत बढ़ गया। मैं बेचैन हो उठी। बार बार होंठ दांतों से दबाकर पेट पर उठते हुए सूल को वक्ष में करने की कोशिश करती। मन कर रहा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब इस दर्द को शोभन के साथ बांटने नहीं जाऊंगी। यह संयोग ही है कि पूजा समाप्त करने के बाद शोभन की माँ जाने क्यों खोजती हुई मेरे कमरे में आई। मुझे देखकर वह चकित रह गई। हड़बड़ाकर बोली, अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया कुंतो? अरे शोभन, शोभन। शोभन को आवाज़ देते हुए वे तेजी से आंगन की ओर भागी। क्षण भर में उन्होंने पूरे घर में शोर मचा डाला। शोभन और मीनल किसी तरह जल्दी जल्दी नीचे आए। माँ उन्हें देखते ही जैसे उस पर बरस पड़ी। अरे तू कैसा पति है शोभन? तुझे इतना भी पता नहीं कि बहू का क्या हालत है? जल्दी कर, बहू को अस्पताल ले चल। अभी? शोभन ने अवाक होकर कहा। अरे और फिर क्या, पागल हो गया है? माँ उसके ऊपर फिर चिल्लाई। अस्पताल से मुझे आमतौर से नफरत थी। अस्पताल की गंध से मुझे चक्कर आने लगते थे। फिर भी मैंने अपने मन को पक्का किया। घर से बाहर आते आते जाने क्यों उस जंगली लतर पर दृष्टि चली गई। लतर अब बहुत बुरी तरह फैल गई थी। जाने क्यों पहली बार मैंने मन में आया कि अब कोई उपाय नहीं है। कितना भी चाहूँ वह लतर तो बढ़ेगी और इतना बढ़ेगी कि समूचे फूल बगिया को ढक देगी। अस्पताल पहुँचते पहुँचते मेरी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने परीक्षा की और चिंतित हो आई। उस समय डॉक्टर ने शोभन और माँ को अलग ले जाकर क्या कहा था मैं सुन नहीं पाई थी। यह बात में ही मालूम हुआ था कि बच्चे की हृदय गति बहुत अधिक धीमी हो गई थी। मेरा शरीर भी
पड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि बड़ा ऑपरेशन किए बिना जान को खतरा है। उपाय कुछ भी नहीं। हल्के से कहीं अंदर की ओर एक मृत्यु भय उभरा। ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, ऑपरेशन बहुत गंभीर है, उसके बिना क्या होगा, और अगर ऑपरेशन स्वयं सफल ना हुआ तो मृत्यु भय मेरी आंखों के आगे अंधेरे के पर्दा की तरह छिलमिलाने लगी। एक क्षण वह अंधेरा पर्दा फूलफगिया की जंगली लतर का गुच्छा बन जाता था, फिर अगले क्षण मृत्यु भय। क्या वह जंगली लतर अत्यंत जीत गई? क्या उस जंगली लतर ने मेरी फूलबगिया का संघर्ष इस तरह विश्वसता के साथ कहीं समाप्त हो जाएगा? मन में एक छटपटाहट उभर आई। लगा कि अब चुप रहना सुरक्षित नहीं है। और फिर मैंने देखा शोभन का चेहरा, आंखों के सामने खींची हुई मृत्यु भय की चादर में जो कुछ दिखाई दिया उसको लेकर कुछ अनुमान लगाया नहीं जा सकता था। शोभन का चेहरा गंभीर था, लेकिन उस गंभीरता की व्याख्या उनके लायक चेतना नहीं थी। एक बार मैंने देखा कि उस तरह गंभीर झुके हुए वे किसी फॉर्म पर दस्तक कर रहे हैं। मृत्यु भय का दरख्वास्त फिर उभर आई। शोभन ने फॉर्म पर दस्तखत करने से इनकार क्यों नहीं किया? उनका मन में क्या है? फूलबगिया के उस जंगली लतर से शोभन का कोई समझौता ही नहीं है तो एक गोपनीय रहस्यमय समझौता का वह लतर जब जब फैलेगी, शोभन अपने मन का समर्थन उसे देंगे। एक क्षण के लिए मुझे यह भी लगा कि शोभन की जगह उस जंगली लतर का कोई विषैली डाल ही वहां आ खड़ी हुई है, जो मेरे भाग्य की विधान लिख देना चाहती है। ऑपरेशन थिएटर में करोड़ों फॉर्म दिए जाने से पहले एक बार फिर मैंने अपने मन में विद्रोह किया। उस फॉर्म पर शोभन ने हस्ताक्षर कर दिए थे, जिस पर लिखा था कि ऑपरेशन के दौरान यदि रोगी की मृत्यु हो जाए तो मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दूंगा। फूलबगिया की विषैली लतर ने संभवतः चाहा भी होगा कि मेरी मृत्यु हो जाए। उस विषैली लतर ने ही हस्ताक्षर किए होंगे। मैं चाहती थी नहीं, लेकिन फिर भी मुख छटपटाहट के दौरान वे क्षण कब समाप्त हुई और क्लोरोफॉर्म की मेरी चेतना कब असर हुई, मैं नहीं जानती। गहरे से गहरे लगातार चेतनाहीनता के कुएं पे गिरती जाने का अनुभव भी समाप्त हो गया। संभवतः मैं सहसा ही होश में नहीं आई, बल्कि होश में आने से काफ़ी पहले मेरा अंतर्मन जाग गया था। मुझे किस बात का बोध नहीं, लेकिन बाद में किसी ने मुझे बताया कि होश में आने से पहले मैं चित्कार किया था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरे पति को छीन लिया, मेरे बच्चे को मत छीनना। पानी पानी। बर्फ के भीगे कपड़े से मेरा माथा, आँखें और होंठ बार बार पोंछ दिए जाते। बार बार पानी मांगने पर माफिया और दूसरे इंजेक्शन बराबर दिन रात 3-3 घंटे पर लगाए जाते। सारा तन बेंध दिया था। सेलाइन वाटर की बोतल एक के बाद दूसरी बाह में लगी रहती। तीसरे दिन मेरी हालत कुछ सुधरा हुआ। मैं आपस में परिवेश को समझने लायक स्थिति में हुई, लेकिन तब एक और कष्ट ने मुझे घेर लिया। शोभन ने बताया कि बेबी की हालत अच्छी नहीं है, शायद उसके पेट में विषैला पानी चला गया है। शोभन इस तरह बोल रहे थे जैसे उसका स्वर्ग बड़ी दूर से आ रहा हो। मेरे रोए रोए में करवाहट भर गई थी। वह जहर बेबी की बजाय मेरे शरीर में क्यों नहीं फैल गया? क्या वह जंगली लतर की तरह मेरे प्यार को भी समेट लेगी और मेरे प्यार के साथ मेरे अपने बालस्य की भी आहुति ले लेगी? नहीं, मैं चीख उठी थी, मुझे मेरी बच्ची ला दो। बेबी की हालत सुनकर बहुत खराब थी। मुझे उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था। चौथे रोज मिशनरी स्कूल के फादर पोल आए। एक क्षण के लिए उनको देखकर न जाने कैसे मेरा तन मन की व्यथा और जलन शांत हो गई, लेकिन मन की उदासी और बेबसी और अधिक गहरा हो आई। मुझे लगा कि मैं उनकी शांत और शीतल हथेली पर माथा टिकाकर रोक दूं। मेरे साथ एक धोखा हो रहा है, एक गहरा षड्यंत्र। शोभन फादर पोल के पास
शिष्टता के साथ इस तरह खड़े थे जैसे गुनाहों के एक क्षण बहुत बड़ी बस्ती में कोई एकमात्र देवता खड़ा हो। फादर पोल कुछ भी नहीं जानते थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था। मुझे सद्भावना देने के बाद वे शोभन को सद्भावना देने लग गए थे और शोभन का चेहरा इस तरह किरमित करुणा से भर गया था जैसे वे सचमुच ही बहुत अधिक दुखी हो। यद्यपि वह सब कुछ झूठ था। मैं चित्कार कहना चाहती थी कि यह सरासर झूठ है। शोभन अंदर से दुखी नहीं बल्कि सुखी हैं, और अगर मैं और मेरी बच्ची ना बचे तो वे मन में से बहुत खुशी होंगे। लेकिन वह सब चाहकर भी कंठ से बाहर नहीं आया, जैसे उसे जंगल रदर के बलात् मेरे कंठ को घोट दिया। फादर पोल अपनी एक तस्वीर लाए थे, शिशु क्राइस्ट को गोद में लिए हुए वर्निज मेरी की तस्वीर। उसे उन्होंने मेरे ठीक होने वाली दीवार को टांग दिया। मेरी आंखों से उभरी हुई यातना की जलन फिर शांत होने लगी। शायद उस तस्वीर को देखकर फिर उन्होंने प्रार्थना की। कह नहीं सकती कि उनकी प्रार्थना की ही असर था, लेकिन दूसरे दिन शाम तक बेबी की हालत में चमत्कारिक सुधार हुआ। शाम को जब फादर पोल दोबारा आए तो बेबी ने जीवन की पहली बार अपनी माँ का दूध पिया था। फादर पोल मुझे और बेबी को आशीर्वाद देकर शोभन के साथ बात करते हुए बाहर चले गए। बेबी की हालत में सुधार होने के साथ साथ मेरे स्वास्थ्य में भी अंदर पैदा होना शुरू हुआ। लेकिन एक अनुभव मुझे लगातार हो रही थी। जैसे जैसे मेरी हालत में सुधार होता जा रहा था, मुझे महसूस होता था जैसे आसपास अस्पताल के इस कमरे में भी किसी जगह वह जंगली लतर उग आई है। और अक्सर जब मुझे नींद आ जाती है, अपने सर्द हाथों से मेरे गालों को टटोलने की कोशिश करती है। रात में मेरी भयाकंता आंखों अचानक खुल गई। गर्दन और कनपटियों के पर पसीना उभर आया था। खुले दरवाजे के सामने पलंग था जिस पर मसहरी लगी हुई थी। मसहरी के अंदर मैंने देखा शोभन अकेले नहीं है, वहाँ मीनल भी थी। छोप की जलन फिर उभर आई और पेट में जहाँ टाँके लगे थे वहाँ तीखा दर्द उभर आया। बहुत प्रयत्न करने के बावजूद मैंने कंठ से एक तीखी कहार निकल गई। मसहरी के अंदर आंदोलन शुरू हुआ और शायद मेरी कराह सुन के वह दोनों अलग हुए। मैं जानती हूँ कि उस समय वह कहार उन्हें कितनी बुरी लगी होगी। मैं एक क्षण के लिए मुझे यह निरर्थक आशा हुई कि शायद शोभन उठकर निकट आए और निकट आकर एक बार यह जिज्ञासा भर ले कि मैं कैसी हूँ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मसहरी के अंदर सब कुछ शांत हो गया और शायद शोभन ने यह जाहिर किया कि वे सो चुके हैं, लेकिन मुझे पता था कि सोया कौन है। शोभन सोया नहीं थे, मेरा भाग्य था। नर्स जल्दी ही आ गई। मुझे मालूम था कि वह क्या लाएगी। उसके पास एक इंजेक्शन था मेरा दर्द को दबाने के लिए और नियम से लगाया जा रहा था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मेरी असली दर्द को दबाने में की शक्ति उस इंजेक्शन में नहीं है। हर पहर के बाद शरीर में किसी हिस्से के ऊपरी दर्द को दबाने वाली सुई धागा दी जाती और मुझे बेहोशी वाली नींद आ जाती। रात अपनी गर्दन पर उस जंगली लतर के ठंडे स्पर्श से नींद खुलती तो दिखाई देते कि सामने बरामदे में लगी मसहरी के अंदर एक ऐसी समानांतर दुनिया हंस रही है जो मुझे अपनी ही दुनिया से देश निकालना दे रही है। मीनल और शोभन मेरे दर्द और मेरी उपस्थिति से बिल्कुल निसंग जैसे निश्चित होकर एक दूसरे में लीन होते जाते थे। 20 दिन इसी तरह घूरते हुए गुजर दिए। अस्पताल का मेरा वह पलंग सारी दुनिया के बीच रहते हुए भी ऐसा लगता था जैसे चुपचाप उठकर किसी घनघोर जंगल में बेसहारा छोड़ दिया है। 20 दिन बाद डॉक्टर ने कहा, शोभन से ही कहा कि वे अब मुझे घर ले जा सकते हैं, और मैं सोचती हूँ मेरा मन कितना मासूम था कि एक क्षण के लिए मैं घर की बात सोचकर खिल आया। लेकिन मुझे फिर लगा कि अपना कहने के बावजूद वह घर अब मेरे लिए अजनबी बन चुका होगा, और सचमुच वह अजनबी बन चुका था। मेरी फूलबगिया मेरी नहीं लग रही थी। जंगली लतर ने मेरे पौधों को बुरी तरह घेर लिया था। सीढ़ियाँ चढ़ने की मनाही थी, इसीलिए ऊपर अपने नीले कमरे तक नहीं जा सकी थी। मुझे याद है मेरा मन कितना तड़पा था। मैं ऊपर जाकर एक बार देखूं तो मेरा नीला कमरा कैसा है।
मुझे विश्वास था कि वहाँ बहुत कुछ बदल गया होगा। मीनल की अपनी रुचि का हो गया होगा। संकट के उस दिन में मेरे वे माँ और पिता भी वहाँ आ गए थे, जिससे संबंध टूटने की कीमत चुकाकर भी मैंने शोभन से रिश्ता जोड़ा था। पहली बार आए थे, लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे शोभन के लिए वे बिल्कुल बेगाने हो और यूं ही राह चलते आकर ठहर आए हों। शोभन ने उसके आने की जिस तरह उपेक्षा की थी, उसे अपने अपमान के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। शोभन ने इस आचरण से मन खोल गया, विशेष रूप से यह देखकर कि मेरी और मेरी परिवार दोनों की उपेक्षा करके वे मीनल के साथ सारा समय नीले कमरे में गुजारते और दूसरे किसी की उपस्थिति पर उसे कोई ध्यान दिए बगैर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। अब मुझ में इतना भी साहस नहीं था कि फूलबगिया में फैलती हुई उस लतर की ओर ध्यान भी दे सकूं। लतर फैल चुकी थी और फैलकर उसने ऊपर से नीचे तक कमरे में फैले हुए अपने संसार को समेट लिया था। रह रहकर मन करता था कि मैं वहाँ जाऊं और एक बार बात करूं। मीनल से सीधे पूछूं यह सब क्यों हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही बीमार, टूटी हुई और अकेली निरह में मीनल का चित्र आंखों के सामने आ गया। अभी दिन ही कितने हुए थे जब वह घर में डरते डरते आती थी और शोभन का एक आध किताब लेकर दबी घुटी सी वापस चली जाती थी। फिर पिछले ही रक्षाबंधन में तो उसने शोभन की कलाई पर राखी ही बांधी थी। तब पहली बार उसने शोभन को भाई कहा था और निडरता का पहला रिश्ता तैयार किया था। लेकिन नीले कमरे तक पहुंचने के लिए उस राखी के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र छुपा था। बार बार रक्त की उल्टियाँ करता हुआ क्षय से पीड़ित उसका चेहरा मुझे याद आया और फिर यह भी याद आया कि कैसे उसका भयानक रोग का खतरा झेलकर भी मैंने मीनल की सेवा की थी, सिर्फ इसीलिए कि उसने शोभन को कोमल दिखाने वाला मन जुड़ा था और इसीलिए कि अपनी उस बहन को शोभन एक रक्त कमल मानते थे। मुझे नहीं पता था रक्त कमल का वह एक मुखौटा था और उस मुखौटे के पीछे जंगली लतर की भयानकता छुपी हुई थी। मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना मना था। कई बार मन करता कि ज़बरदस्ती भी सीढ़ियाँ चढ़ जाऊँ और उसके बाद जो कुछ हो उसे भुगत लूँ, फिर चाहे वह कितना भी घातक क्यों ना हो, कितना भी घातक हो, वह मेरी इस घुटन से भी कम होगा। आखिर एक दिन शोभन दिखाई दिए। बड़ी कठिनाइयों और साहस बटोकर मैंने उन्हें आवाज़ देकर कहा। आकर वे इस तरह खड़े हो गए जैसे किसी भटके हुए राहगीर ने उसका रास्ता पूछा हो। एक क्षण के लिए मैंने उनकी आंखों में झांका, लेकिन यहाँ केवल शून्य था। मेरे पहचानने लायक वहाँ कुछ था ही नहीं। जैसे खाली आंखों से उन्होंने मेरी ओर देखा। उनसे मैं स्वयं डर गई। शोभन जल्दबाजी करते हुए बोले, क्या बात है भाई, जल्दी बोलो, मुझे देर हो रही है। उसके शब्दों में मैं तिलपिला गई। क्षोभ का सारा शरीर चलने लगा। अब तुम्हारी आंखों में मेरा यही मूल रह गया है। इसी दिन देखने के लिए मैंने तमाम दुनिया से निश्वासन लिया था। तुम बहुत महान हो शोभन, कि कल ही मैं तो मौत से मुंह से मैं वापस लौटी हूँ और आज तुम कह रहे हो मैं जल्दी बोलूँ, क्या काम है। मीनल से भी बोले हो ऐसे कभी? अब मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत कुछ उस दिन मैंने कह डाला था। पहले तो सक पकाए हुए सुनते रहें, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक क्रूरता और कठोरता उभर आई। तेजी से घूमकर बाहर जाते हुए बोले, बिस्तर पर लेटे लेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसका कोई इलाज नहीं है। उन्हें इस तरह दरवाजे से बाहर जाते हुए मैंने देखा और विवश होकर रो पड़ी। मुझे लगा कि अब इसी तरह घुटकर रोने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। मैं रोई और लगातार रोती गई। मुझे मालूम था कि मुझे सद्भावना देने के लिए अब वे वापस नहीं आएंगे, वापस वे आए भी नहीं। इसी के साथ हमारा अध्याय 7 भी समाप्त हो गया। अगले एपिसोड में हम लोग अध्याय 8 कवर करेंगे। लेते हैं दोस्तों आप लोगों से विदा। मिलते हैं अध्याय 8 लेकर आप लोगों के समक्ष।